लो न्यूज ओनली व्यूज। बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे कि अगर बात की जाए तो आने वाले समय की कुछ योजनाएं भी तैयार हो जाती हैं और कुछ मुश्किलें आसान हो जाती हैं। आज हमारे साथ हैं महाकौशल उद्योग संघ के अध्यक्ष डीआर जयसवानी जी। हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और जिस तरह से हम बात करते हैं, उद्योगों की बात होती है, लघु उद्योग के क्षेत्र में अभी क्या कुछ स्थितियां देखने में आ रही? देखिए, लघु उद्योगों की स्थितियों के बारे में अगर अपन बात करें तो वर्तमान में जो परिदृश्य है, प्रदेश शासन का जो रुख है उद्योगों के प्रति बड़ा सकारात्मक है। जो सच्चाई है, पहले कुछ वर्ष पहले जो भी रहा हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि विगत 15 साल से उद्योगों के प्रति शासन का जो रवैया है सकारात्मक है। पिछली सरकार भी थी तो हम कहें, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उनने भी कई जगह इंदौर, भोपाल, जबलपुर में भी इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की। उसके पीछे उद्देश्य यही था कि औद्योगिक विकास हो, अधिक से अधिक निवेश हो प्रदेश के अंदर। अभी जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनने दायरा इसका बढ़ा दिया है। ये सिर्फ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तक सीमित नहीं है, ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी कर रहे हैं। सबसे पहली कॉन्क्लेव उन्होंने उज्जैन में किया, उज्जैन के पश्चात जबलपुर में किया, ग्वालियर में किया, रीवा में किया, सागर में किया, शहडोल में किया। कई जगह उनने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किए। ये सोच भी नहीं सकते थे रीवा सागर वाले कि हमारे शहर में भी इस तरह के कॉन्क्लेव आयोजित होंगे। ये एक फंक्शन नहीं है, इसके पीछे इसके पीछे जो मकसद था कि सिर्फ भोपाल, इंदौर, जबलपुर तक सीमित न रहें। जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ भी हैं प्रतिभाएं, वहाँ भी निवेशक। कॉन्क्लेव हुआ, जी इन्वेस्टर्स मीट हुई, सब कुछ हुआ। महाकौशल की बात करने पे जब हम आपसे बात कर रहे हैं जी। तो महाकौशल में इनका क्या रिजल्ट सामने जमीन पे देखने मिला? रिजल्ट, देखिए, एकदम से रिजल्ट सामने देखने को नहीं, नहीं जैसे मिलता है। 15 साल हो गए, 15 साल में कुछ चीजें तो सामने होंगी। जी हाँ, 15 साल की बात करें अगर, तो निवेश बहुत काफ़ी आया है प्रदेश में। अगर अपन जबलपुर की बात करें सिर्फ, तो औद्योगिक क्षेत्र आधारताल एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था, रिसाई भी नहीं था। तो आधारताल भी में भी काफ़ी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो बंद पड़ी रहती थी, कई शेड खाली पड़े रहते थे। लेकिन अब आधारताल तो छोड़िए, आधारताल तो फुल हो चुका है, रिसाई फुल हो चुका है, मनेरी फुल होने जा रहा है, उमरिया डुंगरिया औद्योगिक क्षेत्र नया बना वो भी फुल हो गया है। अभी आवश्यकता है कि 2 नए औद्योगिक क्षेत्र और बने, ये अंतर आया है। ये हम सिर्फ जबलपुर की बात कर रहे हैं। इसी तरह से जयसवानी जी, आपने अभी मनेरी का जिक्र किया कि मनेरी फुल हो चुका है। मनेरी मनेरी फुल में होने जा रहा है थोड़ा। 126 इंडस्ट्री पहले थी, जी जिसमें से केवल 26 इंडस्ट्री काम कर रही हैं। 100 में उनको जो सुविधाएं चाहिए हैं वो उपलब्ध नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। 126 यूनिट में से 26 काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये आंकड़े सही नहीं हैं। आप लोगों ने जानकारी है तो बहुत पहले ली होगी। ऐसा नहीं है, 126 का आंकड़ा भी सही नहीं है। ये है 3-4 साल पहले के आंकड़े हैं। उसके बाद काफ़ी अंतर आया है, उद्योग बढ़े हैं, कुछ बंद भी हैं। बंद होने के कई कारण रहते हैं, निजी कारण भी रहते हैं बंद होने के। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ शासन के ऊपर दोष नहीं दे सकते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। सिर्फ 26 उद्योग चल रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ 150 के आसपास उद्योग वहाँ पर अभी चल रहे हैं। और ये अलग बात है कि पूरा वर्ष कई उद्योग नहीं चल पाते हैं, सीजनल उत्पाद भी होते हैं, साल में 8 महीने 9 महीने चलने वाले भी उद्योग होते हैं। लेकिन ओवरऑल सफल है औद्योगिक क्षेत्र। मनेरी मनेरी औद्योगिक क्षेत्र पहले सफल नहीं हुआ करता था, उसके पीछे कारण थे। एक तो वो मंडला जला लगता है, दूसरा पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी। अब मंडला जना जला जरूर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जबलपुर में इनके सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बैठते हैं, तो यहाँ का अमला जाके वहाँ पर मेंटेनेंस का काम करता है। पानी की समस्या वहाँ ख़त्म हो चुकी है, रोड अच्छा बन चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन चुका है। अब वहाँ पर उद्योग आने में हिचकिचा नहीं रहे हैं। अभी भी ज़मीन खाली है क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है वो। अभी हम आपको एक बात पे रोकना चाहेंगे। पानी की बात आपने की कि मनेरी में पानी की उपलब्धता है, लेकिन वहाँ पर जब अभी कुछ दिनों पहले की बात है तो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, यहीं पे बात हुई थी, उन्होंने कहा वहाँ पे पानी जो है उपलब्ध नहीं है। औद्योगिक केंद्र निगम से जो
पानी की सप्लाई होती है वो भी करीब 22 किलोमीटर दूर से टैंकर आता है। वहाँ पानी की पर्याप्त उपलब्धता जो है एक बड़ा कारण बन चुका है। दूसरी चीज़ ट्रांसपोर्टिंग की एक समस्या भी उन्होंने बताई थी। बहरहाल जो संभावनाएं हैं, काम हो रहा है, कॉन्क्लेव हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स मीट हो रही हैं, MOU भी साइन हो रहे हैं, लेकिन देखने में आ रहा है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते थे, जो आए थे, वो यहाँ से हटके इंदौर और भोपाल में सेटल हो गए। वो यहाँ इंडस्ट्री लगाने से कहीं ना कहीं पीछे होते, क्योंकि वो जो प्राइमरी जो ज़रूरतें हैं वो उतने तरीके से उपलब्ध नहीं है। इसका उत्तर मैं आपको ये देना चाहूँगा, इंदौर भोपाल तक सीमित हैं ऐसा नहीं है। कुछ इंडस्ट्री इस तरह की रहती हैं कि वो अगर जबलपुर में खोलेंगे तो ही वायबिलिटी बनेगी। कुछ इंडस्ट्री ऐसी रहती है कि अगर हम शहडोल में, अनूपपुर में खोलेंगे तो वहीं वायबिलिटी रहेगी। अब पावर प्लांट खोलना है तो इंदौर भोपाल में सक्सेस नहीं जाएगा। जहाँ कोयला अधिक है, या अगर विंड एनर्जी भी निर्मित करना है, उसके लिए जहाँ हवा ज़्यादा चलती वहाँ सक्सेस होगा। अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी जहाँ धूप ज़्यादा होगी या क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वहाँ सक्सेस होगा। कुछ उत्पाद ऐसे हैं जो IT इंडस्ट्रीज हैं या इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, वो हम कह सकते हैं कि इंदौर भोपाल में एक बड़ा मार्केट है। तो शुरू से वहाँ पर औद्योगिक विकास और व्यापारिक विकास रहा है, तो झुकाव उस तरफ रहता है। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। जबलपुर में भी IT पार्क खुला है, तो जबलपुर में IT पार्क सिर्फ नहीं है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी है IT पार्क के अंदर। वहाँ जो इंडस्ट्रीज़ खुली हैं सब सफल हैं। अभी शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर के हिसाब से देखा जाए जितनी इंडस्ट्रीज़ खुली हैं सफल हैं। अब अपन जबलपुर के अलावा दूसरे शहरों में जाएं, अगर रीवा, शहडोल, अनूपपुर, इसके अलावा सागर, तो वहाँ पर कोयला है, या सिंगरौली, सीधी सिंगरौली में कोयला है, तो वहाँ पर अगर पावर प्लांट आएंगे तो वहीं सक्सेस होंगे। ये निर्भर करता है कि किस उत्पाद का निवेश करते हैं, किस उत्पाद की इंडस्ट्री खोल रहे हैं, कहाँ पर लेबर उस प्रकार की उपलब्ध हो सकती है, ये इस पर निर्भर करता है। एक और सवाल है, बड़ा छोटा सा सवाल है। जी। अभी अशोक रोहानी जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने जी। कहा कि मोहनिया क्षेत्र में लघु उद्योग का एक बड़ा हब बनने जा रहा है। करीब 25 एकड़ में वहाँ पे एक संभावनाएं हैं, लगभग केंद्र सरकार से स्वीकृति भी मिलने की संभावना है। छोटे उद्योग जो भी लगाए जाएंगे उनके लिए मार्केट की जो उपलब्धता है, सरकार की भूमिका, छोटे छोटे उद्योगों से अगर सरकार खुद खरीदी करती है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा बनस्पत कि वो खुद मार्केट में जाएं। तो जो सरकार की ज़रूरतें होती हैं अलग अलग जगहों पे, उसका यदि मार्केट शासन के स्तर पे मिल जाए तो निश्चित है कि जो अभी अभी किसी ने उद्योग लगाया है उसको थोड़ी सी राहत मिलेगी। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा मोहनिया की। अशोक रोहानी जी ने काफ़ी प्रयास किए हैं पिछले 4-5 सालों से। मोहनिया में औद्योगिक क्षेत्र बने, इसके लिए प्रयासरत हैं वो। सफलता अभी उनको ऐसा नहीं कि नहीं मिली है, सफलता मिलने की संभावना है, लेकिन उसमें हर्डल्स बहुत हैं। वहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति है वो इंडस्ट्री के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा बोला जाता है। रिछाई के उस तरफ का क्षेत्र है वो। तो लेकिन फिर भी अगर वहाँ देखिए IT पार्क भी बना तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। सरकार ने चाहा तो हो गया सब। मोहनिया में भी हो सकता है, लेकिन कुछ दिक्कतें इसलिए विलम्ब हो रहा है। अच्छा है, सफलता मिल जाएगी उनको। वहाँ पर रिछाई का विस्तार हो जाएगा, वहाँ पर रिछाई 2 कह सकते हैं, या मोहनिया औद्योगिक क्षेत्रफल भी कम है, एक छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया बन सकता है। दूसरी बात आपने कही कि मार्केट, विपणन सुविधा का जहाँ तक सवाल है, पहले यहाँ के जो नियम थे प्रदेश शासन के, भंडार क्रय नियम ये कहते थे कि जो प्रदेश के अंदर वस्तुएं बनती हैं, तो यहाँ के जो शासकीय विभाग हैं वो प्रदेश में निर्मित वस्तुओं का जो है वहीं प्रदेश से ही क्रय करेंगे। लेकिन अब वो नियम कायदे बदल गए हैं। अब क्या हुआ कि ये लघु उद्योग निगम जैसे भोपाल में है, मुख्यालय था, अभी भी है, लेकिन विपणन का काम वहाँ से बंद हो चुका है, क्योंकि अभी केंद्र शासन ने एक इंट्रोड्यूस किया है GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के खुल जाने से एक तो लघु उद्योग निगम भी बंद होने की कगार पर है, और केंद्र शासन का तो DGSND था, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल, वो भी बंद हो चुका है। तो जेम ऐसा है कि हाँ, पूरा हिंदुस्तान मुट्ठी में है। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी शासकीय विभाग हैं, चाहे केंद्र शासित हों चाहे प्रदेश शासित हों, जितने भी प्रदेश हैं, सबकी निविदाएं जेम में आती हैं।
आप रजिस्ट्रेशन बड़ी ऑनलाइन है, इजी है। जेम में आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और डेली सैकड़ों टेंडर जेम के माध्यम से आते हैं। आपके जो आपका मनपसंद आइटम है, जो आप जिसका विपणन कर सकते हैं, जिसका जो उत्पाद आप बनाते हैं, वो शासकीय विभाग को प्रदान कर सकते हैं। आप उसमें भरिए, आपके बहुत सारी संभावना मिल जाती हैं शासकीय विभागों में वस्तुएं प्रदान करने की। तो वो बात नहीं कह सकते हैं कि अगर शासन का ही अगर सहयोग रहेगा तो ही इंडस्ट्री चल सकती है, ऐसा नहीं। शासन के द्वार खुले हुए हैं, आपको पहल करना है। जेम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको कहीं के चक्कर नहीं लगाना है। DGSND के माध्यम से करना तो आपको दिल्ली जाना है, या लघु उद्योग निगम के मार्फत से करना तो भोपाल जाना है, कहीं नहीं जाना आपको। आप कंप्यूटर खोल के बैठ जाइए, जेम में रजिस्टर कीजिए अपने आप को, जेम पोर्टल खोलिए, एक टेबल कुर्सी लेके बैठ जाइए और सैकड़ों आइटम आपको देखेंगे। जो मनपसंद आपका है उसमें आप टेंडर भरिए, वो सरलीकृत है पूरा। ऐसा नहीं कि बहुत सारी इसमें आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी है। बड़ा इजी है, थोड़ा शुरू में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। पूरे हिंदुस्तान के जो जितने भी विभाग हैं सभी की डिमांड आपको सामने दिखती है। तो शासन ने एक जो कहते हैं डिजिटल इंडिया का जो नारा हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसके तहत जो जेम की स्थापना किया है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। किसी के लिए ऐसा नहीं कि आपको कहीं अप्रोच लगाना है, टेंडर लेना है, ये करना है, आपको टेंडर फॉर्म नहीं मिल रहा क्योंकि कहीं पहले से पुराने लोगों की सेटिंग है, वो बात खत्म हो चुकी है। यानी अब कहीं सेटिंग नहीं, डायरेक्ट आप अपनी बात करें। डायरेक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में जाइए, आपके सामने पूरे हिंदुस्तान के विभाग खुले पड़े हैं, क्या कौन सा आइटम कितना चाहिए, किस समय सीमा में चाहिए, सब दिखता है। अब एक और बात जी, लघु उद्योग, एक युवक उद्योग स्थापित करता है, उद्योग के जब वो पूरा बना लेता है, मन बना लेता है, उसको बैंक में परेशानी होती है, अगर बैंक से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो जब वो फैक्ट्री अपनी लगाने जाता है तो उसको कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले पीछे पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों की जो उसको उद्योग लगाने के पीछे इतने सारे लोगों की एनओसी लेके देना पड़ती है। इस पर भी कहीं ना कहीं विचार करना होगा कि एक सीधा साधा उद्योग लगाने वाले युवक को सीधे उसका काम करने का मौका मिल जाए। ये आपका कहना सही है। कोई अगर नया पढ़ लिख के युवा आता है, उसको नौकरी की तलाश में, नौकरी नहीं मिल रही है, छोटा मोटा उद्योग स्थापित करना चाहता है, उद्योग स्थापित करने जाए और 50 जगह उसको एनओसी लेना पड़ जाए, चक्कर लगाने पड़े, कहीं अगर प्लाट पर उसको कंस्ट्रक्शन कराना है इंडस्ट्री खोलने के लिए तो नगर निगम का चक्कर लगाने पड़े, इसमें थोड़ा सरलीकरण करना चाहिए। हालांकि औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ऐसा है, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर यदि उद्योग स्थापित करना है तो आपको नगर निगम नहीं जाना है, आपको उद्योग विभाग में ही नक्शा सैंक्शन करने के लिए अप्लाई करना है और वहीं से सैंक्शन होकर मिलता है। लेकिन उसमें भी अब उसको कहते हैं सिंगल विंडो, वो बोलते हैं कि सिंगल विंडो के अंदर भी 20 विंडो हैं। अगर नक्शा सैंक्शन करने के लिए आपने जिला उद्योग केंद्र में अप्लाई किया तो वहाँ भी नगर निगम का दखल होता है। कमेटी है, कमेटी में नगर निगम के अधिकारी बैठते हैं, वो बोलते हैं कि इतनी टैक्स चाहिए, इतना ये चाहिए, इतने चार्जेस चाहिए, इतना ये फॉर्मेलिटी चाहिए, अकॉर्डिंगली वही मेरा कहना है कि युवक ने मन बनाया कि उसको ये उद्योग लगाना है और उसको उतना प्रॉपर सपोर्ट स्थानीय स्तर पे जो आपकी एजेंसियां हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो, वो उतना सपोर्ट ना करके उसको इतने सारे नियम कायदे बता देते हैं कि वो जो उसका उत्साह है वो पहले इसी में इन कागजों में एनओसी लेते लेते ठंडा पड़ जाता है। बात आपकी सही है। इसमें सरलीकरण की और आवश्यकता है। हम सिर्फ 2 विभाग की बात करें, एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दूसरा नगर निगम। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कोई दिक्कत नहीं है। आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो चाहता है कि अधिक से अधिक कंज्यूमर आएँ, बिजली के कनेक्शन लें, बिजली का यूज़ बढ़े, क्योंकि उनके पास सरप्लस बिजली है। वो चाहते हैं कि पहले जगह जगह लिखा रहता था कि बिजली की बचत करें, अब कहीं नहीं लिखा रहता है। अभी यह है कि बिजली की खपत आप बढ़ाएं, उसके पीछे कारण है। कुछ वर्ष पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी यहाँ पर, तो बिजली की समस्या के कारण ही सरकार बदली थी। तो बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बिजली पर ज़्यादा ध्यान दिया, उत्पादन सीमित था, लेकिन फिर भी बिजली तो देना है लोगों को। तो पावर परचेज एग्रीमेंट किया, PPA, केंद्र शासन के साथ 30 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट किया कि 30 साल तक इतनी बिजली हम लेंगे ही लेंगे आपसे। अब इतना बड़ा एग्रीमेंट कर लिया तो बिजली सरप्लस हो गई। अब उतने कंज्यूमर नहीं है जितनी बिजली उनको खरीदनी पड़ रही है।
इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लॉस में चल रहा है। तो अब वो समस्या नहीं है कि हमको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आप जाइए, वो खुद चाहते हैं आप आइए, अप्लाई कीजिए, जल्दी सेंक्शन कर देते हैं। एक ये समस्या खत्म हो गई। दूसरा, उद्योग विभाग में भी अब ऐसी समस्या क्यों नहीं है, क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया है। रजिस्ट्रेशन करना है या कोई आपको प्लॉट लेना है, अगर वो भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई भी एनओसी लेना है, तो सब ऑनलाइन है। वो बात नहीं कि आपको चक्कर काटना है। दो विभाग ऐसे हैं जहाँ पर समस्या है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम, वहाँ पर सरलीकरण की आवश्यकता है। यानी आपसे जो बात करते हुए जो लब्बुल निकला कि सिंगल विंडो के भीतर भी कई विंडो हैं, जहाँ पे कि उद्योग लगाने वाले युवक को कई बार चक्कर लगाना पड़ते हैं और वो उन चक्करों से परेशान हो जाता है। संभावनाएं बहुत हैं, उम्मीदें बहुत हैं। युवाओं को अगर आगे बढ़ना है, केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं और उन योजनाओं को समझें। आप खुद अपना उद्योग लगाएं। इस शहर के विकास में, महाकौशल के विकास में आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। DR जयस्वानी जी ने हमसे चर्चा की। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।